परिचय। कृषि समाज वे स्थान हैं जहां लोग मुख्य रूप से भूमि पर खेती करके और जानवरों की देखभाल करके अपना जीवन यापन करते हैं। खेती पैसा कमाने का एक तरीका है, लेकिन यह इस बारे में भी है कि लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। किसान एक साथ काम करते हैं और खेती के कार्यों में मदद के लिए लोगों के विभिन्न समूहों पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में पुराने समय में जमींदार खेती के काम में मदद के लिए विभिन्न जातियों के लोगों पर निर्भर रहते थे और बदले में वे उन्हें अपनी उगाई गई फसलों में से कुछ देते थे। ये अंतःक्रियाएं एक प्रणाली या संरचना के भीतर होती हैं। कृषि प्रधान समाजों में मुख्य बात यह है कि भूमि का मालिक कौन है और उस पर काम करने वालों के साथ उनका क्या संबंध है। कभी-कभी भूस्वामी स्वयं भूमि पर खेती नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को इसका उपयोग करने देते हैं, उन्हें फसल या पैसे के रूप में भुगतान करते हैं। और जो लोग खेती करते हैं, वे श्रमिकों को काम पर रख सकते हैं, उन्हें अलग-अलग तरीकों से भुगतान करते हैं, जैसे नियमित रूप से, जरूरत पड़ने पर या अनुबंध के माध्यम से। श्रमिकों को कैसे काम पर रखा जाता है और उनके जमींदारों या किसानों के साथ किस तरह के संबंध हैं, यह इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किसी स्थान पर खेती कैसे होती है। किसी समाज में भूमि के स्वामित्व और प्रबंधन का तरीका लंबे समय में बदलता रहता है। जिन लोगों के पास जमीन होती है, उनके पास आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत शक्ति और सम्मान होता है। भूस्वामियों और उनके लिए काम करने वाले या सेवाएं प्रदान करने वालों के बीच संबंधों को कृषि वर्ग संरचना कहा जा सकता है। मार्क्स और वेबर ने समाज में वर्गों के बारे में बात की। लोगों के एक समूह को एक वर्ग कहा जा सकता है यदि वे चीजों के उत्पादन में समान भूमिकाएं साझा करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि खेती से जुड़ा हर व्यक्ति एक ही वर्ग का हो। कुछ में कुछ निश्चित सामाजिक विशेषताएं हो सकती हैं। दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने वर्ग के बारे में बहुत सारी बातें की। मार्क्स के लिए इतिहास और सामाजिक परिवर्तन को समझने में वर्ग महत्वपूर्ण था। उन्होंने समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित देखा, वे जिनके पास सामान है और वे जिनके पास सामान नहीं है। मालिक, जिन्हें गैर उत्पादक कहा जाता है, उत्पादन पर अपनी शक्ति का उपयोग उत्पादकों से अधिक प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो काम करने वाले बहुमत हैं। मार्क्स के विचार में वर्गों को इस बात से परिभाषित किया जाता है कि लोग सामान बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों से कैसे संबंधित हैं। और उत्पादन पर नियंत्रण का मतलब राजनीतिक शक्ति होना भी है। मैक्स वेबर और मार्क्स दोनों इस बात पर सहमत थे कि कक्षाएं मुख्य रूप से पैसे पर आधारित होती हैं, लेकिन इस बारे में उनके विचार अलग-अलग थे। वेबर ने कहा कि अर्थव्यवस्थाओं में वर्ग बनते हैं, जहां लोग पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने वर्गों को इन अर्थव्यवस्थाओं में समान स्थिति वाले लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया, जो समान धन प्राप्त करते हैं। तो वेबर के अनुसार किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पैसा है या उसकी बाजार की स्थिति क्या है। यह उनके जीवन की संभावनाओं को भी तय करता है, जैसे कि वे समाज में क्या खरीद सकते हैं। वेबर ने कहा कि वर्ग का यह विचार पूंजीवाद से पहले किसान समाजों के लिए काम नहीं करता है, जहां पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चिंतन और कार्य 13.01। अपनी कॉलोनी में परिवारों का निरीक्षण करें। आपके परिवार का आपके पड़ोस के अन्य परिवारों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में गंभीरता से सोचें। आप उन सभी को उनके व्यवसाय के आधार पर कृषि, अर्धग्रामीण या शहरी आधार पर किस वर्ग या श्रेणी में रखेंगे? पदानुक्रम के संदर्भ में क्या ये सभी परिवार आपके परिवार के बराबर हैं? यदि नहीं, तो अपने पड़ोस में 10 परिवारों का एक चार्ट बनाएं और उन्हें अपने परिवार की तुलना में पदानुक्रम में रखें। अपने पूर्व अवलोकनों और समझ के आधार पर मेरी पारिवारिक स्थिति पर एक पृष्ठ की रिपोर्ट लिखें।
अपनी रिपोर्ट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों की रिपोर्ट से करें। मेरी पारिवारिक स्थिति, शहरी पड़ोस में एक तुलनात्मक अध्ययन। परिचय। एक महानगरीय शहर में रहने से मुझे अपनी कॉलोनी में विभिन्न परिवारों को देखने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। प्रत्येक परिवार की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, जो उनके व्यवसायों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य मेरे परिवार और पड़ोस के अन्य परिवारों के बीच संबंधों का गंभीर रूप से विश्लेषण करना, उन्हें कृषि, अर्धग्रामीण या शहरी के रूप में उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत करना और इन परिवारों के बीच सामाजिक पदानुक्रम की जांच करना है। क्रियाविधि। इस अध्ययन को करने के लिए मैंने अपनी कॉलोनी में 10 परिवारों का अवलोकन किया, उनके व्यवसायों, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों पर ध्यान दिया। फिर मैंने उन्हें उनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत किया और अपने परिवार की तुलना में उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन किया। परिवारों को उनकी निकटता और हमारी बातचीत की आवृत्ति के आधार पर चुना गया था। परिवारों का वर्गीकरण। कृषि, अर्धग्रामीण और शहरी श्रेणियां। कृषक परिवार, ये वे परिवार हैं जिनकी आय का प्राथमिक स्रोत कृषि से प्राप्त होता है। वे आम तौर पर खेतों के मालिक होते हैं या उन पर काम करते हैं और खेती और पशुधन से संबंधित गतिविधियों में लगे होते हैं। अर्धग्रामीण परिवार, इन परिवारों में शहरी और ग्रामीण विशेषताओं का मिश्रण होता है। वे छोटे पैमाने पर खेती में शामिल हो सकते हैं या ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन रख सकते हैं, लेकिन वे छोटे व्यवसायों या लिपिक नौकरियों जैसे शहरी व्यवसायों में भी संलग्न हैं। शहरी परिवार, ये परिवार पूरी तरह से शहरी जीवन में एकीकृत हैं। उनकी आय मुख्य रूप से शहर के भीतर पेशेवर, औद्योगिक या सेवा क्षेत्रों से आती है। पदानुक्रमित तुलना। इन परिवारों को पदानुक्रम में रखने के लिए मैंने आय, शिक्षा, जीवन शैली, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय के प्रकार जैसे कारकों पर विचार किया। पारिवारिक प्रोफाइल और पदानुक्रमित प्लेसमेंट। परिवार ए, मेरा परिवार। व्यवसाय, सरकारी कर्मचारी, माता पिता, छात्र, मैं स्वयं। श्रेणी, शहरी। आय, उच्च मध्यम वर्ग। शिक्षा, उच्च शिक्षित, माता पिता के पास स्नातकोत्तर डिग्री है। जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं, नियमित छुट्टियां, निजी स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, कॉलोनी के भीतर उच्च। परिवार बी। व्यवसाय, आईटी पेशेवर। श्रेणी, शहरी। आय, उच्च मध्यम वर्ग। शिक्षा, उच्च शिक्षित। जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं, लगातार यात्रा, निजी स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, उच्च, मेरे परिवार के बराबर। परिवार सी। व्यवसाय, छोटे व्यवसाय के मालिक, खुदरा दुकान। श्रेणी, अर्धग्रामीण शहरी। आय, मध्यम वर्ग। शिक्षा, मध्यम शिक्षित। जीवन शैली, बुनियादी आधुनिक सुविधाएं, स्थानीय छुट्टियां, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, मध्य, मेरे परिवार से थोड़ा भिन्न। परिवार डी। व्यवसाय, स्कूल शिक्षक। श्रेणी, शहरी। आय, मध्यम वर्ग। शिक्षा, सुशिक्षित। जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं, कभी कभार यात्रा, निजी सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, मध्य, परिवार सी के समान। परिवार ई। व्यवसाय, कृषि, पास के गांव में खेत का मालिक। श्रेणी, कृषक। आय, मध्य से निम्न मध्यम वर्ग। शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। जीवन शैली, पारंपरिक सुविधाएं, ग्रामीण छुट्टियां, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, मेरे परिवार की तुलना में कम। परिवार एफ।
व्यवसाय, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर। श्रेणी, शहरी। आय, निम्न वर्ग। शिक्षा, सीमित शिक्षा। जीवन शैली, बुनियादी सुविधाएं, कोई छुट्टियां नहीं, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, निम्न। परिवार जी। व्यवसाय, सरकारी क्लर्क। श्रेणी, शहरी। आय, मध्यम वर्ग। शिक्षा, मध्यम शिक्षित। जीवन शैली, बुनियादी आधुनिक सुविधाएं, स्थानीय छुट्टियां, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, मध्य, परिवार सी और डी के समान। परिवार एच। व्यवसाय, रियल एस्टेट एजेंट। श्रेणी, शहरी। आय, उच्च मध्यम वर्ग। शिक्षा, मध्यम शिक्षित। जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं, नियमित यात्रा, निजी स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, उच्च, मेरे परिवार के बराबर। परिवार आय। व्यवसाय, रेहड़ी पटरी वाले। श्रेणी, अर्धग्रामीण शहरी। आय, निम्न मध्यम वर्ग। शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। जीवन शैली, बुनियादी सुविधाएं, स्थानीय छुट्टियां, सार्वजनिक स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, निम्न। परिवार जे। व्यवसाय, बैंक कर्मचारी। श्रेणी, शहरी। आय, मध्य से उच्च मध्यम वर्ग। शिक्षा, उच्च शिक्षित। जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं, लगातार यात्रा, निजी स्कूली शिक्षा। सामाजिक स्थिति, उच्च, मेरे परिवार और परिवार बी के समान। विश्लेषण। सामाजिक संबंधों। मेरे परिवार के अन्य परिवारों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, लेकिन पदानुक्रम के आधार पर सामाजिक संबंधों में स्पष्ट अंतर है। समान आय स्तर और जीवन शैली बी एच जे वाले परिवारों के सामाजिक समारोहों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे साथ अक्सर बातचीत करने की अधिक संभावना होती है। आर्थिक विषमताएं। कॉलोनी में आर्थिक असमानताएं स्पष्ट हैं। पेशेवर और उच्च आय वाले व्यवसायों ए बी एच जे में शामिल परिवारों के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवकाश गतिविधियों तक बेहतर पहुंच है। इसके विपरीत कम आय एफ आई वाले परिवारों की इन सुविधाओं तक सीमित पहुंच होती है, जिससे उनकी समग्र जीवन शैली और सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है। शिक्षा एवं व्यवसाय। शिक्षा के स्तर और व्यवसाय के प्रकार के बीच एक मजबूत संबंध है। उच्च शैक्षणिक योग्यता ए बी जे वाले परिवारों में अधिक वेतन वाली और अधिक स्थिर नौकरियां होती हैं, जो उनकी उच्च सामाजिक स्थिति में योगदान करती हैं। दूसरी ओर सीमित शिक्षा ई एफ वाले परिवार अक्सर श्रमगहन और कम वेतन वाली नौकरियों में संलग्न होते हैं। ग्रामीण शहरी गतिशीलता। अर्धग्रामीण परिवार सी आई ग्रामीण और शहरी विशेषताओं का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। वे शहरी जीवन शैली को अपनाते हुए कुछ पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखते हैं। इन परिवारों को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे शहरी नौकरी की मांगों के साथ ग्रामीण जिम्मेदारियों को संतुलित करना। निष्कर्ष। मेरी कॉलोनी में परिवारों का विश्लेषण व्यवसायों, जीवन शैली और सामाजिक स्थितियों में विविधता पर प्रकाश डालता है। मेरा परिवार शहरी विशेषताओं के साथ उच्च मध्यम वर्ग में होने के कारण कॉलोनी के कई अन्य परिवारों की तुलना में उच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लेता है। यह पदानुक्रमित संरचना आय, शिक्षा और व्यवसाय के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित होती है। अधिक समावेशी और सहायक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए इन गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को पाटना और सभी परिवारों के लिए संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इन असमानताओं को पहचानने और संबोधित करके
हम अधिक एकजुट और सामंजस्यपूर्ण पड़ोस की दिशा में काम कर सकते हैं। मार्क्सवादी इतिहास सिद्धांत में वर्ग का विचार सभी अधिशेष उत्पादक समाजों पर लागू होता है। हालांकि मार्क्स ने स्वयं ज्यादातर पश्चिम में शहरी औद्योगिक या पूंजीवादी समाजों की चर्चा की। बाद में लेनिन और माओ जैसे मार्क्सवादियों ने वर्ग की अवधारणा को कृषि प्रधान समाजों में लागू किया। बॉक्स 13.01 मार्क्स का आउटलुक। मार्क्स का दर्शन हेगेल और लुडविग फ्यूरबैक से प्रभावित था। इतिहास के बारे में मार्क्स का दृष्टिकोण, जिसे आर्थिक नियतिवाद के रूप में जाना जाता है, ने तर्क दिया कि उत्पादन का तरीका, उदाहरण के लिए हाथ का श्रम या भाप की शक्ति, एक समाज की अर्थव्यवस्था के प्रकार, साथ ही इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार उपसंरचना थी और राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक और सामाजिक विशेषताएं अधिसंरचना थीं, जो आर्थिक आधार से वातानुकूलित थी। 13.3 कृषि समाज की धारणाएं। आधुनिक औद्योगिक समाजों में वर्ग संरचनाएं कुछ हद तक सुसंगत हैं और श्रमिक वर्ग, उद्योगपति और मध्यम वर्ग जैसे वर्ग समूहों की पहचान करना आसान है। हालांकि कृषि समाज अपनी वर्ग संरचनाओं में बहुत विविधता दिखाते हैं, जो क्षेत्र के अनुसार बहुत भिन्न होती है। हाल के परिवर्तनों ने इन संरचनाओं को और अधिक जटिल बना दिया है। विकसित पश्चिमी समाजों में कृषि अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें कुछ ही लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरी दुनिया के कई देशों में कृषि अभी भी आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है। इसलिए कृषि संबंधी सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए यह पहचानने की आवश्यकता है कि कोई भी एक मॉडल सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि प्रधान समाजों पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कृषि समाजों को वर्ग के आधार पर विश्लेषित करने की आलोचना करते हैं और किसान समाजों को आधुनिक शहरी औद्योगिक समाजों से मौलिक रूप से भिन्न मानते हैं। शास्त्रीय मानवशास्त्रीय लेखन ने किसान समाजों को लोकलुभावन दृष्टि से देखा। 13.4 अविभेदित किसान समाज की शास्त्रीय धारणा। मानव विज्ञानियों ने 1945 के बाद मुख्यतः पश्चिमी अनुभवों से किसान समाज की शास्त्रीय धारणा विकसित की। जनजातीय सामाजिक और आर्थिक जीवन के टूटने के बाद किसान समाज का उदय हुआ, क्योंकि लोग छोटी बस्तियों और खेती की भूमि पर रहने लगे। विशिष्ट किसान समाज पूर्व औद्योगिक थे। औद्योगिक क्रांति के साथ पारंपरिक किसान जीवन शैली धीरे धीरे आधुनिक शहरी जीवन शैली में बदल गई। इस दृष्टि से कृषक वर्ग एक अविभाजित सामाजिक संरचना थी। किसान अपने सामाजिक और आर्थिक संगठन में समान थे। वे अपनी भूमि पर पारिवारिक श्रम से खेती करते थे और मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते थे। कृषक वर्ग के भीतर कोई महत्वपूर्ण वर्ग मतभेद नहीं थे। जबकि किसान आंतरिक रूप से सजातीय थे, उन पर शहरी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था, जिससे अधिशेष भूमि कर या राजस्व के रूप में इन अभिजात वर्ग को हस्तांतरित हो जाता था। सांस्कृतिक रूप से किसान आधुनिक उद्यमियों से भिन्न थे। उन्होंने कृषि को आजीविका और जीवन जीने के तरीके के रूप में देखा, न कि लाभ संचालित व्यवसाय के रूप में। रॉबर्ट रेडफील्ड ने तर्क दिया कि किसान वर्ग एक सार्वभौमिक मानव प्रकार था जो भावनाओं और संवेदनाओं द्वारा भूमि से जुड़ा हुआ था। एक रूसी अर्थशास्त्री चाइनोव ने यह भी तर्क दिया कि किसान अर्थव्यवस्थाएं औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न सिद्धांतों पर संचालित होती हैं। किसान अर्थव्यवस्थाओं में लाभ अधिकतमकरण के बजाय निर्वाह लक्ष्य था। घरेलू जनसांख्यिकी के आधार पर खेत का आकार और उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है। जैसे जैसे परिवार बढ़े, उन्होंने अधिक भूमि पर खेती की और जैसे जैसे वे विभाजित हुए, जोत का आकार कम होता गया। थियोडोर शानिन ने 4 अन्योन्याश्रित पहलुओं की पहचान करते हुए किसान समाज का एक आदर्श प्रकार
विकसित किया। किसान परिवार सामाजिक संगठन की मूल इकाई के रूप में संपत्ति, उत्पादन, उपभोग, कल्याण, सामाजिक प्रजनन, पहचान, प्रतिष्ठा, सामाजिकता और कल्याण का प्रबंधन करता है। आजीविका के मुख्य साधन के रूप में भूमि पालन, पारंपरिक सामाजिक संगठन और कम प्रौद्योगिकी द्वारा विशेषता। छोटे ग्रामीण समुदायों से जुड़े विशिष्ट सांस्कृतिक पैटर्न, पारंपरिक मानदंडों और आमने-सामने संबंधों के अनुरूप। बाहरी प्रभुत्व, किसानों को सत्ता से दूर रखा गया और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अधीन रखा गया। इस ढांचे में किसानों को वर्चस्व वाले के रूप में देखा गया, लेकिन वर्ग स्थिति में आंतरिक रूप से भिन्न नहीं। मुख्य इकाई किसान परिवार थी। हालांकि यह अवधारणा यूरोपीय अनुभवों से उभरी है। ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि कृषि प्रधान समाज अक्सर आंतरिक रूप से विभेदित थे। उदाहरण के लिए, भारत में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभाजित था। कुछ समूहों के पास खेती का अधिकार था और अन्य को सेवाएं प्रदान की जाती थी। यूरोप के कुछ हिस्सों में भूदास प्रथा अस्तित्व में थी, जिसमें अधिपति किसानों पर हावी थे और सामंती समाज बना रहे थे। 13.5 कृषि समाज के एक प्रकार के रूप में सामंतवाद। सामंतवाद एक शब्द है जिसका उपयोग समाज को संगठित करने के एक तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो यूरोप के कुछ हिस्सों में आदिवासी समूहों के बसने और नियमित रूप से खेती शुरू करने के बाद विकसित हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति के कारण सामंती समाज टूट गए और आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का उदय हुआ। समय के साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में पूर्वाधुनिक कृषक समाजों का वर्णन करने के लिए सामंतवाद शब्द का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा है। सामंतवाद, किसान समाज शब्द की तुलना में खेती में एक अलग प्रकार की वर्ग संरचना का सुझाव देता है। सामंती समाजों में किसानों को निम्न वर्ग के रूप में देखा जाता था। जिस जमीन पर वे काम करते थे, उस पर उनका कानूनी स्वामित्व नहीं था, उन्हें केवल इस पर खेती करने का अधिकार था। कानूनी मालिक आमतौर पर अधिपति या राजा होता था। सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता किसानों और उनके अधिपतियों के बीच निर्भरता और संरक्षण थी। किसानों को अपने अधिपतियों के प्रति वफादारी दिखानी थी और दायित्वों को पूरा करना था। यह वफादारी न केवल जमींदार को अपनी उपज का एक हिस्सा देकर बल्कि बिना किसी वेतन की अपेक्षा किए अधिपति के लिए काम करके भी दिखाई गई। इस प्रणाली का एक उदाहरण बेगार, अवैतनिक श्रम है जो हाल तक भारत के कई हिस्सों में आम था। 13.6 समसामयिक कृषि समाज 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी देशों में और बाद में 20वीं शताब्दी के दौरान शेष विश्व में औद्योगिकरण ने अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए हैं। दो महत्वपूर्ण बदलावों पर गौर किया जा सकता है। सबसे पहले, कृषि ने अपना पिछला महत्व खो दिया है और अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा बन गया है। आज अधिकांश पश्चिमी देशों में कामकाजी आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत, 2 से 10% तक, कृषि में कार्यरत है और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान बहुत अधिक नहीं है। तीसरी दुनिया के देशों में भी कृषि का महत्व घट रहा है। उदाहरण के लिए, भारत में हालांकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि में काम करता है, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान काफी कम हो गया है। जबकि भारत की आधे से अधिक कामकाजी आबादी अभी भी कृषि में कार्यरत है, यह क्षेत्र राष्ट्रीय आय में 25% से भी कम योगदान देता है। कृषि क्षेत्र में दूसरा बड़ा परिवर्तन इसके सामाजिक संगठन में है। पिछली सदी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन के सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सामाजिक संगठन के पुराने रूप, जैसे कि सामंतवाद और किसान समाज, टूट गए हैं, जिससे अधिक विविध सामाजिक संरचनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
यह बदलाव काफी हद तक औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण से प्रभावित है। आधुनिक उद्योग ने खेती के कार्यों जैसे जुताई और मड़ाई के लिए विभिन्न मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इन तकनीकी प्रगति ने भूस्वामियों को बड़े क्षेत्रों पर अधिक तेजी से खेती करने की अनुमति दी है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने रासायनिक उर्वरक और अधिक उपज देने वाले बीज भी प्रदान किए हैं। नई कृषि प्रौद्योगिकियों के आगमन से न केवल भूमि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, बल्कि कृषि उत्पादन के सामाजिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। चिंतन और कार्य 13.02। यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अपने गांव के पास के किसी गांव या अपने कस्बे या शहर के पास के गांव में जाएं। इस गांव के कम से कम 2 किसानों का साक्षात्कार लें, एक जो समृद्ध और बेहतर स्थिति वाला है, एक बड़ा जमींदार है, और दूसरा जिसके पास जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा है। उनसे इस बारे में पूछें, आए, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनमें से कितने सीधे भूमि की जुताई से संबंधित हैं? 2. वे किस प्रकार के आवासों में रहते हैं और वे कितने बड़े हैं? 3. वे अपनी फसल पैदा करने के लिए कौन से उपकरण और तकनीक का उपयोग करते हैं? 4. उनके परिवार के सदस्य कितने शिक्षित हैं? और वी कस्बों और शहरों के साथ उनके संबंध क्या हैं, यदि कोई है, और वे कितनी बार इन संपर्कों का उपयोग करते हैं? इस साक्षात्कार के आधार पर गांव में कृषि वर्ग विषय पर 2 पृष्ठों का निबंध लिखें। अपने निबंध की तुलना अन्य छात्रों के निबंध से करें और अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। कानपुर देहात में कृषि कक्षाएं। परिचय। भारत में कृषि समाज की विशेषता किसानों के विविध वर्ग हैं, जिनमें समृद्ध भूमि मालिकों से लेकर छोटे भूखंड धारकों तक शामिल हैं। मेरे शहर के पास स्थित कानपुर गांव कृषि वर्गों के इस स्पेक्ट्रम का प्रतीक है। इस निबंध में मैं कानपुर गांव के 2 किसानों के साथ किए गए साक्षात्कारों के निष्कर्ष प्रस्तुत करता हूं। श्री सिंह, एक समृद्ध बड़े जमींदार, और श्री कुमार, एक छोटे भूखंड धारक। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम उनकी पारिवारिक संरचना, रहने की स्थिति, कृषि पद्धतियां, शिक्षा स्तर और शहरी क्षेत्रों के साथ संबंधों का पता लगाते हैं। यह तुलना विभिन्न कृषि वर्गों के किसानों के जीवन में असमानताओं और समानताओं को उजागर करती है। पारिवारिक संरचनाएं और कृषि भागीदारी। श्री सिंह का परिवार। श्री सिंह के परिवार में 8 सदस्य हैं। उनके परिवार में वे, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, 2 बेटियां और उनके बुजुर्ग माता पिता शामिल हैं। इनमें से 5 सदस्य सीधे तौर पर अपनी विस्तृत भूमि को जोतने में शामिल हैं। श्री सिंह, उनके 2 बेटे और 2 किराए के मजदूर कृषि कार्यों का प्रबंधन करते हैं। उनकी बेटियां पीक सीजन के दौरान कभी-कभी मदद करते हुए मुख्य रूप से अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती हैं। श्री कुमार का परिवार। इसके विपरीत, श्री कुमार के परिवार में 6 सदस्य हैं, स्वयं, उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे और उनकी बुजुर्ग माँ। सबसे छोटे बच्चे को छोड़कर, जो अभी भी स्कूल में है, परिवार के सभी सदस्य खेती की गतिविधियों में योगदान देते हैं। श्री कुमार की पत्नी और बच्चे अपनी जमीन के छोटे से भूखंड पर रोपण, निराई और कटाई में सहायता करते हैं। सीमित संसाधनों और बाहरी श्रमिकों को काम पर रखने में असमर्थता के कारण पूरे परिवार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। रहने की स्थितियां और आवास का आकार। श्री सिंह का आवास। श्री सिंह का परिवार एक विशाल, अच्छी तरह से निर्मित ईंट के घर में रहता है। घर में कई कमरे हैं, जिनमें अलग बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक रसोई घर और बिजली, बहता पानी और एक बाथरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। आवास उनकी समृद्ध स्थिति का संकेतक है और परिवार के लिए आरामदायक रहने का माहौल प्रदान करता है। श्री कुमार का आवास।
श्री कुमार का परिवार फूस की छत वाले एक साधारण मिट्टी के घर में रहता है। उनके आवास में 2 छोटे कमरे, एक रसोई क्षेत्र और एक बाहरी शौचालय शामिल है। घर में आधुनिक सुविधाओं का अभाव है और परिवार पानी के लिए पास के कुएं पर निर्भर है। विनम्र परिस्थितियों के बावजूद परिवार ने अपने घर में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है। कृषि उपकरण और प्रौद्योगिकी। श्री सिंह के उपकरण और प्रौद्योगिकी। श्री सिंह अपनी भूमि पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई आधुनिक कृषि उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। वह ट्रैक्टर, मशीनीकृत हल और आधुनिक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक पहुंच है। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उनकी फसल की उपज और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री कुमार के उपकरण और प्रौद्योगिकी। दूसरी ओर, श्री कुमार पारंपरिक खेती के तरीकों और सरल उपकरणों पर भरोसा करते हैं। वह जुताई के लिए बैलों की एक जोड़ी और अन्य कृषि कार्यों के लिए बुनियादी हाथ उपकरणों का उपयोग करता है। उनकी सिंचाई प्रणाली अल्पविकसित है, जो मौसमी बारिश और एक छोटी सिंचाई नहर पर निर्भर है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक सीमित पहुंच उसकी फसल की उपज और समग्र उत्पादकता को प्रभावित करती है। परिवारों में शिक्षा का स्तर। श्री सिंह की पारिवारिक शिक्षा। श्री सिंह और उनकी पत्नी दोनों माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं। उनके बच्चे पास के शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। परिवार शिक्षा को अत्यधिक महत्व देता है, इसे बेहतर भविष्य सुरक्षित करने और कृषि से परे अपने आय स्रोतों में विविधता लाने के साधन के रूप में देखता है। श्री कुमार की पारिवारिक शिक्षा। श्री कुमार ने प्राथमिक शिक्षा पूरी की, जबकि उनकी पत्नी अनपढ़ हैं। उनके बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां शिक्षा की गुणवत्ता निजी संस्थानों की तुलना में कम है। वित्तीय बाधाओं के बावजूद श्री कुमार अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे खेती के बाहर बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कस्बों और शहरों के साथ संबंध। श्री सिंह के शहरी कनेक्शन। श्री सिंह आसपास के शहर के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। वह कृषि आपूर्ति खरीदने, अपनी उपज बेचने और बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए अक्सर शहर का दौरा करता है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी शहर की नियमित यात्रा की आवश्यकता होती है। ये शहरी संपर्क श्री सिंह को बेहतर संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो उनके परिवार की समृद्धि में योगदान करते हैं। श्री कुमार के शहरी कनेक्शन। वित्तीय और साजोसामान संबंधी बाधाओं के कारण शहर के साथ श्री कुमार के संबंध सीमित है। वह आवश्यक आपूर्ति खरीदने और स्थानीय बाजार में अधिशेष उपज बेचने के लिए कभी-कभी शहर का दौरा करता है। उनकी यात्राएं कम होती हैं और शहरी सुविधाओं तक पहुंच प्रतिबंधित है। मजबूत शहरी संपर्कों की कमी के कारण उनकी खेती के तौर तरीकों और रहने की स्थिति में सुधार करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। निष्कर्ष। श्री सिंह और श्री कुमार के साक्षात्कारों में कानपुर गांव में विभिन्न कृषि वर्गों के बीच स्पष्ट विरोधाभासों और कुछ समानताओं पर प्रकाश डाला गया है। श्री सिंह का परिवार अपनी बड़ी जोत, आधुनिक कृषि पद्धतियों और मजबूत शहरी संबंधों के साथ एक समृद्ध जीवन शैली का आनंद लेता है। इसके विपरीत श्री कुमार का परिवार अपनी छोटी जमीन के टुकड़े, पारंपरिक खेती के तरीकों और शहरी संसाधनों तक सीमित पहुंच के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। इन असमानताओं के बावजूद दोनों परिवार जमीन से गहरा जुड़ाव रखते हैं और अपनी प्राथमिक आजीविका के रूप में खेती के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। शिक्षा उनके भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरती है। दोनों परिवार अपने बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। निबंध विभिन्न कृषि वर्गों के बीच अंतर को पाटने,
सभी किसानों के लिए संसाधनों, शिक्षा और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतियों और समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है। कृषि संबंध क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थे, रिश्तेदारी से प्रभावित थे। कृषि के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण ने किसानों को अपने उपयोग के लिए आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम बनाया। अतिरिक्त उपज को बाजार में लाया गया। किसानों ने ऐसी फसलें उगाना शुरू कर दिया जो स्थानीय उपभोग के लिए नहीं थी। ये नकदी फसलें केवल बिक्री के लिए उगाई गई थी। किसानों को नई आपूर्ति खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इस प्रकार मशीनीकृत कृषि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक बाजार अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन गई। मशीनीकृत कृषि और व्यापक बाजार अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण ने खेती में शामिल सामाजिक संबंधों को बदल दिया, जिससे कृषि में पूंजीवादी संबंधों का विकास हुआ। इस पूंजीवादी विकास ने पुराने संरक्षण और वफादारी आधारित रिश्तों को व्यावहारिक व्यवसाय जैसे रिश्तों में बदल दिया। बाजार और पैसे की बढ़ती भूमिका का मतलब है कि लोगों के बीच रिश्ते वफादारी या दायित्व की भावना के बिना अधिक औपचारिक हो गए हैं। हालांकि मशीनीकरण से सभी को समान रूप से लाभ नहीं हुआ। बाजार के दबाव के कारण कुछ किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ा। कुछ लोग कर्जदार हो गए और उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी और वे भूमिहीन मजदूर बन गए। इसी प्रकार जमींदारों द्वारा किराएदारों को अक्सर बेदखल कर दिया जाता था और उन्हें मजदूरी के रूप में काम पर रखा जाता था। जबकि कुछ किसान अमीर हो गए, दूसरों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। इससे कृषक वर्ग विभिन्न समूहों या वर्गों में विभेदित हो गया। किसानों का अपने काम के प्रति नजरिया भी बदला। पारंपरिक समाजों में किसान मुख्य रूप से पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने उपयोग के लिए फसलें उगाते थे। कृषि आजीविका और जीवन जीने का एक तरीका दोनों थी। मशीनीकरण के साथ वे खेती को एक व्यवसाय के रूप में देखने लगे। उन्होंने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया और लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजार के लिए नकदी फसलें उगाईं। इस प्रकार किसान उद्यमशील किसान बन गए और कृषि प्रधान समाजों ने अपना पुराना संतुलन खो दिया। किसान पहले के समान किसानों के विपरीत विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गए। 13.7 कृषि समाजों का वर्ग विश्लेषण। वर्ग की अवधारणा का उपयोग पहली बार पश्चिमी औद्योगिक समाजों में सामाजिक समूहों का वर्णन करने के लिए किया गया था। बाद में विद्वानों ने इसका उपयोग अन्य सेटिंग्स में सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए किया। वर्ग विश्लेषण की मार्क्सवादी पद्धति का उपयोग करते हुए लेनिन ने 20वीं सदी की शुरुआत में अपने काम कृषि प्रश्न पर प्रारंभिक मसौदा थीसिस में रूस में किसानों की कृषि सेटिंग और वर्ग भेदभाव का विश्लेषण किया। इसी तरह माओ त्से तुंग ने अपने काम ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गों में अंतर कैसे करें में चीनी किसानों के लिए वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा को लागू किया। लेनिन और माओ का लेखन विभिन्न समाजों में कृषि वर्ग संरचनाओं को समझने का आधार बन गया है। लेनिन और माओ ने सुझाव दिया कि कृषि में पूंजीवाद के विकास के कारण पहले से विभेदित किसान विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने रूस और चीन में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान की और इन श्रेणियों के बीच संबंधों का वर्णन किया। उनके लेखन से हम 5 या 6 कृषि वर्गों की पहचान कर सकते हैं। जमींदार, जिनके पास जमीन के बड़े हिस्से हैं लेकिन वे उस पर सीधे काम नहीं करते हैं और इसे किराएदारों को पट्टे पर देते हैं। धनी किसान, जिनके पास पर्याप्त जमीन होती है, वे उसका कुछ हिस्सा पट्टे पर देते हैं और मजदूरी पर काम करते हैं। पूंजीवादी किसान बन जाते हैं। मध्यम किसान, जिनके पास अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त जमीन है और वे रोजगार या मजदूरी किए बिना पारिवारिक श्रम से खेती करते हैं। गरीब किसान, जिनके पास बहुत कम जमीन है और वे अपनी आय मजदूरी से पूरी करते हैं
और भूमिहीन मजदूर या खेतिहर सर्वहारा, जो किराएदार या बटाईदार हैं, अपनी जमीन खो देते हैं और अमीर किसानों को अपना श्रम बेचकर जीवित रहते हैं। लेनिन के अनुसार ये संक्रमणकालीन श्रेणियां थीं। आगे पूंजीवादी विकास के साथ कृषि आबादी दो वर्गों में ध्रुवीकृत हो जाएगी, बड़े पूंजीवादी किसान और एक बड़ा ग्रामीण सर्वहारा। हालांकि वास्तविक अनुभव से पता चलता है कि कृषि आबादी पूरी तरह से ध्रुवीकृत नहीं हुई है, जैसा कि लेनिन ने भविष्यवाणी की थी। मध्यम और छोटे कृषक बच गए हैं और कुछ देशों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। 13.8 भारत में कृषि सामाजिक संरचना और परिवर्तन। किसी भी समाज में कृषि वर्ग संरचना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर लंबे समय तक विकसित होती है। ये ऐतिहासिक कारक क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार, जबकि वर्ग की अवधारणा विभिन्न संदर्भों में कृषि संरचनाओं को समझने में मदद कर सकती है, विशिष्ट संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए। पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदायों में कृषि सामाजिक संरचनाओं को जजमानी प्रणाली के भीतर व्यवस्थित किया गया था, जो एक अनूठी भारतीय घटना थी। गांवों में विभिन्न जाति समूहों को जजमान, संरक्षक और कमीन, श्रमिक में विभाजित किया गया था। जजमानों के पास जमीन थी और वे खेती करते थे, जबकि कमीन उन्हें सेवाएं प्रदान करते थे। जजमानों ने कमीनों को कृषि उपज का हिस्सा दिया। यह रिश्ता पारस्परिक आदान प्रदान पर आधारित था। हालांकि इस प्रणाली में भागीदारी असमान थी। उच्च जाति के जमींदार निचली जाति के श्रमिकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। जजमानी व्यवस्था ने जातिगत असमानताओं को मजबूत किया, साथ ही जाति व्यवस्था ने असमान भूमि संबंधों को वैध बना दिया। ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों या किसान मूल्यों की ताकत ब्राह्मणों और जमींदार जातियों की स्थिति को प्रभावित करती है। समय के साथ जजमानी व्यवस्था विकसित हो गई और ग्रामीण समाज ने कृषि वर्ग संरचना सहित अपनी सामाजिक संरचना में गहरा बदलाव महसूस किया। ये परिवर्तन अनेक कारकों के परिणामस्वरूप हुए। 13.9 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि परिवर्तन। ब्रिटिश औपनिवेशिक कृषि नीतियां भारत की कृषि संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण कारक थी। भूराजस्व को अधिकतम करने के लिए अंग्रेजों ने संपत्ति संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने जमींदारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार दे दिया, जो पहले केवल कर संग्रह करता थे। अधिकांश किसान इन नए जमींदारों के किराएदार बन गए। फसलें खराब होने पर भी अंग्रेज उपज के हिस्से के बजाय नकद में राजस्व की मांग करते थे। इन परिवर्तनों के कारण किसानों में गंभीर ऋणग्रस्तता पैदा हो गई। कई लोगों ने राजस्व मांगों को पूरा करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी और अंततः साहूकारों और बड़े जमींदारों के हाथों अपनी जमीन खो दी। इससे बड़े जमींदारों और साहूकारों का एक प्रमुख वर्ग तैयार हो गया, जबकि सामान्य किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। किसानों के पास अपनी भूमि को बेहतर बनाने के लिए बहुत कम प्रेरणा थी, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई। अंग्रेजों ने फसल पैटर्न में भी बदलाव किया, जिससे किसानों को ब्रिटिश कपड़ा मिलों के लिए खाद्यान्न के बजाय कपास जैसी नकदी फसलें उगानी पड़ी। इससे बार बार अकाल पड़ता था और किसानों को बड़े पैमाने पर दुख झेलना पड़ता था। छोटे और गरीब किसानों की कीमत पर बड़े जमींदारों को लाभ हुआ। 13.10 स्वतंत्रता के बाद कृषि परिवर्तन। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले राष्ट्रवादी नेताओं ने किसानों को बेहतर जीवन देने का वादा किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता 1947 में औपनिवेशिक शासकों से सत्ता लेने से पहले से ही कृषि सुधारों की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात करते रहे थे। आज़ादी के तुरंत बाद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे कानून पारित करने का निर्देश दिया जो मध्यस्थ जमींदारों, जिन्हें जमींदार कहा जाता है,
को खत्म कर देगा और जमीन पर काम करने वाले वास्तविक किसानों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करेगा। कुछ कानून किराएदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए थे। राज्यों ने एक परिवार के पास कितनी जमीन हो सकती है, इसकी ऊपरी सीमा भी तय की है। अधिशेष भूमि राज्य को दी जानी थी और बिना भूमि वाले लोगों को पुनर्वितरित की जानी थी। बॉक्स 13.02 ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारक। ड्रेज और सेन 1997 पृष्ठ 17। ध्यान दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और कृषि पद्धतियों में विकास भारत के कुछ हिस्सों सहित अन्य विकासशील क्षेत्रों में भूमि सुधार और उत्पादकता वृद्धि की तुलना में बहुत नाटकीय नहीं था। हालांकि इन परिवर्तनों ने बहुसंख्यक आबादी के लिए आर्थिक परिवर्तन के व्यापक मापदंडों को परिभाषित किया। भूमि सुधारों ने बड़े सामंती जमींदारों की शक्ति को सीमित कर दिया और कई किराएदार किसानों को मालिकाना अधिकार दे दिया, जिनके पास पहले जमीन नहीं थी। हालांकि सभी राज्यों में इन कानूनों के पारित होने के बावजूद देश के केवल कुछ हिस्सों में ही वांछित प्रभाव देखने को मिला। अध्ययनों से पता चलता है कि केवल उन क्षेत्रों में जहां किसान राजनीतिक रूप से संगठित थे और स्थानीय राज्य सरकार के पास सही प्रकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति थी, भूमि सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए गए थे। कुछ कानून, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सीमा से संबंधित कानूनों की तुलना में अधिक सफल थे। देखें जोशी 1976। स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी किसानों को भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किए। इनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP), सहकारी समितियां और हरित क्रांति प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में आधुनिक खेती के तरीकों को पेश करना था। किसानों को रियायती दरों पर नई तकनीक, बीज और उर्वरक प्राप्त हुए। राज्य एजेंसियों ने सस्ता ऋण भी प्रदान किया। हालांकि ये योजनाएं सभी के लिए थी, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि लाभ समान रूप से साझा नहीं किए गए। अधिकांश लाभ उन लोगों को मिला जो पहले से ही अमीर और शक्तिशाली थे। इस पूर्वाग्रह के बावजूद इन पहलों ने देश के कुछ हिस्सों, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कृषि अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। बॉक्स 13.03 हरित क्रांति और सामाजिक गतिशीलता। 1960 और 1970 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाद में हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता था। इससे क्षेत्र में सामान्य समृद्धि आई। योगेंद्र सिंह 1988-5 कहते हैं कि हरित क्रांति ने न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि की बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में नई तकनीक और सामाजिक संबंधों को भी शामिल किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन का यह चरण प्रौद्योगिकी, सामाजिक संबंधों और संस्कृति के बीच नई बातचीत के कारण विशिष्ट है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता, नई शक्ति संरचनाओं का उदय और वंचित वर्गों के शोषण के नए रूप सामने आए हैं, जिससे समाज में नए विरोधाभास पैदा हुए हैं। इन परिवर्तनों ने भारतीय कृषि के सामाजिक ढांचे को बदल दिया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि अब व्यावसायिक आधार पर की जाती है। जजमानी संबंधों की पुरानी संरचना अधिकतर विकसित हो गई है। उसकी जगह भूस्वामियों और श्रमिकों के बीच अधिक औपचारिक व्यवस्था ने ले ली है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि ये परिवर्तन कृषि में पूंजीवादी उत्पादन के विकास और ग्रामीण भारत में एक नई वर्ग संरचना का संकेत देते हैं। देखें थॉर्नर 1982, पटनायक 1990, जोधका 2003। 13.11 भारत में कृषि वर्ग संरचना। जैसा कि उल्लेख किया गया है, पारंपरिक भारतीय समाज जाति के आधार पर संगठित था, जिसमें
कृषि संबंध जजमानी प्रणाली के मानदंडों द्वारा शासित होते थे। हालांकि औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय कृषि में परिवर्तन लाने के बाद ये संबंध बिखरने लगे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण और विकास प्रक्रिया ने पारंपरिक सामाजिक संरचना को और कमजोर कर दिया। हालांकि जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था बनी हुई है, आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने में इसका महत्व कम हो गया है। भारत के अधिकांश हिस्सों में कृषि भूमि का स्वामित्व अभी भी पारंपरिक खेती करने वाली जातियों के पास है, लेकिन भूमिहीन मजदूरों के साथ उनके संबंध अब जाति मानदंडों से संचालित नहीं होते हैं। भूमिहीन निचली जाति के सदस्य अब खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। एक तरह से जाति ने ग्रामीण भारत में वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हालांकि कृषि सामाजिक संरचना अभी भी विविध है। D.N. धनगारे बताते हैं कि भूमि नियंत्रण और उपयोग के आधार पर वर्गों के बीच संबंध और समूहों की सामाजिक संरचना इतनी विविध और जटिल है कि उन्हें सामान्यीकृत करना मुश्किल है। धनगारे 1983। इस विविधता के बावजूद कुछ विद्वानों ने भारतीय कृषि आबादी को सामान्य वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। डैनियल थॉर्नर 1956, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, भारतीय कृषि आबादी को सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत करने वाले पहले लोगों में से थे। थॉर्नर ने कृषि आबादी को 3 मानदंडों का उपयोग करके विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया: भूमि से आय का प्रकार, किराया, अपनी खेती के फल या मजदूरी, भूमि अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना, किराएदारी, शेरफसल या कोई अधिकार नहीं, और सीमा निष्पादित फील्ड वर्क, अनुपस्थित मालिक, आंशिक कार्य, पारिवारिक श्रम के साथ कुल कार्य या मजदूरी श्रम। इन मानदंडों के आधार पर उन्होंने भारत में निम्नलिखित कृषि वर्ग संरचना का प्रस्ताव रखा। मलिक, उनकी आय मुख्य रूप से मिट्टी में संपत्ति के अधिकार से होती है। वे किराएदारों, उपकिराएदारों और बटाईदारों से किराया इकट्ठा करते हैं। उन्हें इसमें विभाजित किया जा सकता है। बड़े जमींदार, भूमि के बड़े भूभाग के अनुपस्थित मालिक, भूमि प्रबंधन में कोई रुचि नहीं। अमीर जमींदार, काफी जोत वाले मालिक, आमतौर पर एक ही गांव में खेती और भूमि प्रबंधन की देखरेख करते हैं। किसान, कामकाजी किसान जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वे ज्यादातर पारिवारिक मजदूरी करते हैं। उन्हें इसमें विभाजित किया जा सकता है। छोटे जमींदार, एक परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त जोत। पर्याप्त किराएदार, भले ही उनके पास जमीन न हो लेकिन उनके पास इतनी बड़ी जोत हो कि वे मजदूरी के बिना अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। मजदूर, भूमिहीन मजदूर जो मुख्य रूप से मजदूरी या बटाईदारी के माध्यम से आजीविका कमाते हैं। थॉर्नर का वर्गीकरण भारत में कृषि परिवर्तन के छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं रहा है। कृषि में पूंजीवादी संबंधों के विकास ने पुरानी वर्ग संरचना को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, कई क्षेत्रों में मलिक उद्यमशील किसान बन गए हैं और कई किराएदार और बटाईदार अब मजदूरी मजदूर के रूप में काम करते हैं। कृषि में पूंजीवाद के विकास से किसानों के बीच वह भेदभाव नहीं हुआ जैसा कि कुछ मार्क्सवादी विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी। इसके बजाय मध्यम स्तर के कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि सामाजिक संरचना और परिवर्तन के छात्रों के बीच एक अधिक लोकप्रिय वर्गीकरण कृषि आबादी को 5 या 6 वर्गों में विभाजित करता है। ये श्रेणियां भूमि स्वामित्व पर आधारित हैं, जो ग्रामीण और शहरी सेटिंग्स में अन्य जनसंख्या समूहों के साथ उनके संबंधों को भी निर्धारित करती है। शीर्ष पर बड़े जमींदार हैं, जो अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। उनके पास बहुत बड़ी जोत है, कभी-कभी 100 एकड़ से भी अधिक। पुराने जमींदारों के विपरीत, वे अक्सर अपनी जमीन किराएदारों को पट्टे पर नहीं देते हैं, बल्कि अपने खेतों को आधुनिक उद्योगों की तरह व्यवस्थित करते हैं,
प्रबंधकों और दिहाड़ी मजदूरों को नियुक्त करते हैं। कृषकों के बीच उनका अनुपात काफी कम हो गया है और उनकी उपस्थिति पिछड़े क्षेत्रों में अधिक है। इसके बाद बड़े किसान हैं, जिनके पास 15 से 50 एकड़ या उससे अधिक भूमि है। वे व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों की निगरानी करते हैं और मजदूरी के साथ काम करते हैं। उनके खेतों में आधुनिक मशीनरी और रासायनिक उर्वरकों और संकर बीजों जैसे कृषि इनपुट का उपयोग होता है। वे स्थानीय प्रभावशाली जातियों से संबंधित हैं और स्थानीय और राज्य सत्ता संरचनाओं में उनका काफी प्रभाव है। मध्यम किसानों के पास छोटी जोत 5 से 15 एकड़ होती है। वे अधिकतर स्थानीय प्रभुत्वशाली जातियों से आते हैं और अधिकांश कृषि कार्य पारिवारिक श्रम से करते हैं, केवल चरम मौसम के दौरान मजदूरी पर काम करते हैं। वे आधुनिक कृषि आदानों का भी उपयोग करते हैं और कृषकों का सबसे बड़ा वर्ग बनाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के पास 5 एकड़ से कम, कभी-कभी 1 एकड़ से भी कम जमीन होती है। वे सभी कृषि कार्य अपने स्वयं के श्रम से करते हैं और शायद ही कभी दूसरों को काम पर रखते हैं। अपनी आय की पूर्ति के लिए कुछ अन्य कृषकों के लिए मजदूर के रूप में काम करते हैं। वे ग्रामीण भारत में सबसे अधिक कर्जदार हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं और जोत विभाजित होती है, उनकी संख्या बढ़ती है। अंत में भूमिहीन मजदूरों, ज्यादातर पूर्वछूत या दलित जातियों से के पास कोई खेती योग्य भूमि नहीं है। ग्रामीण कार्यबल में उनका अनुपात राज्य के अनुसार भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 20 से 30% से लेकर आंध्र प्रदेश में 50% तक। वे ग्रामीण भारत के सबसे गरीबों में से हैं, अक्सर दयनीय स्थिति में रहते हैं और बड़े कृषकों से पैसा उधार लेते हैं, जो उन्हें इन कृषकों से जोड़ता है। हालांकि पुराने प्रकार के बंधन कम आम हैं, भूमिहीन मजदूर अक्सर बड़े किसानों पर निर्भर रहते हैं, जिससे नियोक्ता और राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने की उनकी स्वतंत्रता खो जाती है। यह ढांचा व्यापक है और वास्तविक संबंध क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों का कृषि इतिहास और विकास पथ विविध रहे हैं। 13.12 निष्कर्ष। कृषि समाज वे समूह हैं जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। जैसा कि चर्चा की गई है, ये बस्तियां और समूह भूमि पर खेती करने और पशुपालन जैसी गतिविधियों में संलग्न होने पर निर्भर हैं। कृषि उत्पादन अन्य आर्थिक गतिविधियों की तरह सामाजिक संबंधों के ढांचे के भीतर होता है। खेती से जुड़े लोग विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और वे अन्य लोगों के साथ भी बातचीत करते हैं जो खेती के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाएं एक संस्थागत ढांचे के भीतर होती हैं। कृषि प्रधान समाजों में इस ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि स्वामित्व का पैटर्न और भूमि मालिकों और भूमि पर खेती करने वालों के बीच संबंध है। श्रमिकों का रोजगार और श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं, किसानों या भूमि मालिकों के बीच संबंध कृषि संरचना के प्रमुख पहलू हैं। जैसा कि आपने सीखा, भूस्वामियों के पास आमतौर पर ग्रामीण समाज में महत्वपूर्ण शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। भूस्वामियों, सेवाएं प्रदान करने वालों और मजदूरी के लिए काम करने वालों के बीच संबंधों को कृषि वर्ग संरचना के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कक्षा क्या है? कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। मार्क्स के लिए वर्ग द्विभाजित है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग समाज में दो मुख्य वर्ग होते हैं जो संपत्ति संबंधों द्वारा परिभाषित होते हैं। दूसरी ओर, वेबर किसी व्यक्ति की बाजार की स्थिति या क्रय शक्ति के आधार पर वर्ग को परिभाषित करता है, जो उनके जीवन की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है। वेबर के अनुसार, वर्ग की अवधारणा पूर्व पूंजीवादी किसान समाजों पर अच्छी तरह से लागू नहीं होती है, जहां बाजार एक छोटी भूमिका निभाता है। हालांकि
वर्ग की अवधारणा सभी अधिशेष उत्पादक समाजों पर लागू होती है। कृषक समाजों में विविध सामाजिक संरचनाएं होती हैं, जो क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। हाल ही में कई समाजों में कृषि संरचनाओं में बड़े बदलाव आए हैं। विकसित पश्चिमी समाजों में कृषि एक सीमांत आर्थिक क्षेत्र बन गया है, जो आबादी के एक छोटे से हिस्से को रोजगार देता है। तीसरी दुनिया में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात भी घट रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग रोजगार में लगा हुआ है। कृषि अध्ययन में कुछ विद्वान कृषि समाजों का वर्ग के आधार पर विश्लेषण करने की आलोचना करते हैं। उनके लिए किसान समाज आधुनिक शहरी औद्योगिक समाजों से मौलिक रूप से भिन्न है। आपने एक अविभाजित किसान समाज के शास्त्रीय विचार के बारे में भी सीखा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ, जो काफी हद तक पश्चिमी अनुभवों पर आधारित था। एक विशिष्ट किसान समाज को पूर्व औद्योगिक के रूप में देखा जाता था। आर्थिक विकास और औद्योगिक क्रांति के साथ पारंपरिक किसान जीवन शैली में बदलाव आना शुरू हुआ, जिससे आधुनिक शहरी जीवन शैली सामने आई। थियोडोर शैनिन 1987 ने किसानों को छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया, जो साधारण औजारों और पारिवारिक श्रम का उपयोग करके मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए और राजनीतिक और आर्थिक सत्ता धारकों के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्पादन करते थे। ऐतिहासिक साहित्य से पता चलता है कि कृषि प्रधान समाज उतने सजातीय नहीं थे जितना अक्सर चित्रित किया जाता है। कृषि प्रधान समाजों में आंतरिक स्तरीकरण था। भारत में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभाजित था। कुछ समूहों को भूमि पर खेती करने का अधिकार था, जबकि अन्य को सेवाएं प्रदान करने का अधिकार था। यूरोप के कुछ हिस्सों में किसानों पर प्रभुत्व रखने वाले अधिपतियों के साथ दास प्रथा अस्तित्व में थी, जिन्हें सामंती समाज के रूप में जाना जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की सफलता के साथ सामंती समाज विकसित हो गए, जिससे आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं सामने आईं। सामंतवाद शब्द अब यूरोप के बाहर पूर्वाधुनिक कृषि समाजों का भी वर्णन करता है। इस इकाई में समकालीन कृषि समाजों में मूलभूत परिवर्तनों पर भी चर्चा की गई। बढ़ते मशीनीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और संचार ने सामाजिक संपर्क पैटर्न को बदल दिया है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण उच्च कृषि उपज ने अधिशेष भोजन उत्पन्न किया है। नकदी फसलों की अवधारणा ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा दिया है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ गई है। सामंती मूल्यों में गिरावट आई है और बाजार संबंध अब ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर हावी हो गए हैं। किसानों का अपने व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण भी बदल गया है। पारंपरिक समाजों में किसान पारिवारिक श्रम से मुख्यतः अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते थे। कृषि आजीविका और जीवन जीने का एक तरीका दोनों थी। आधुनिक समय में भूस्वामी कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं। वे आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं और लाभ के उद्देश्य से उच्च बाजार कीमतों के लिए नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। लेनिन और माओ जैसे नेताओं ने कहा कि कृषि में पूंजीवाद के साथ पहले से अविभाजित किसान विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। रूस और चीन में अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने विभिन्न किसान श्रेणियों और उनके संबंधों की पहचान की। हालांकि विश्व स्तर पर कृषि में पूंजीवादी विकास का वास्तविक अनुभव लेनिन की भविष्यवाणी का पूरी तरह समर्थन नहीं करता है। इस बात के बहुत कम सबूत है कि कृषि आबादी दो वर्गों में ध्रुवीकृत हो रही है। पश्चिम और तीसरी दुनिया के देशों में छोटे और मध्यम आकार के किसान बचे हैं और भारत जैसे कुछ स्थानों पर उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। परंपरागत रूप से भारत में कृषि समाजों में एक संबंध पैटर्न था जिसे जजमानी प्रणाली कहा जाता था, जहां विभिन्न वर्ग सेवाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। जमींदार संरक्षक, जजमान थे और सेवा प्रदान करने वाली जातियां कमीन थी।
जैसे बढ़ी और लोहार। आज़ादी के बाद से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और हरित क्रांति के कारण इस प्रणाली में गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में आधुनिकीकरण और विकास ने पारंपरिक सामाजिक संरचना को कमजोर कर दिया। हालांकि जाति महत्वपूर्ण बनी हुई है, आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने में इसकी भूमिका कम हो गई है। कृषि वर्ग जाति संरचना कायम है, लेकिन अब इसे जाति द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है। निचली जाति के भूमिहीन सदस्य अब किसानों के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार भारतीय ग्रामीण इलाकों में जाति ने वर्ग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अंत में आपने भारत की कृषि आबादी को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के बारे में सीखा। डेनियल थॉर्नर 1956 ने भूमि के साथ उनके संबंध के आधार पर कृषि संरचना को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया: मालिक, किसान और मजदूर।